हमारे साथ एक और प्रोफेसर मौजूद हैं। मेरी कुछ टीचर से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो दिल्ली सरकार है वो पूरे जो 12 कॉलेजेस हैं उनको डीएफिलेटेड करने की तैयारी कर रही है, और क्योंकि जो सैलरी का मसला था वो कुछ हद तक अभी सुलझ गया है, तो आगे इस लड़ाई को आप किस मोड़ पे ले जा रहे हैं और उनकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, मसला सिर्फ सैलरी का नहीं है, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मामला सुलझ गया, ऐसा भी नहीं है। अभी सिर्फ जो ग्रांट रिलीज़ किया है उसमें भी हम लोग बात करें तो टीचर्स का एरियर बाकी है, मेडिकल के जो बिल्स हैं वो उनका पैसा अभी बाकी है, और भी बहुत सारा जो है अमाउंट है जो बाकी है, और ये पूरा अमाउंट नहीं है, ये भी चीज़ें आपको बता दिया जाए। अभी उनका पर्पज़ ये है कि आपके पास स्टूडेंट फंड और बाकी चीज़ें पड़ी हुई, आप वो कह रहे हैं कि इसको यूटिलाइज़ करना शुरू कीजिए, जो कि एकदम से गलत है। स्टूडेंट फंड का पैसा कभी भी टीचर्स के सैलरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पहली चीज़। दूसरा, जब ये पूरा का पूरा जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई को आप ऐसे देखिए कि जो दिल्ली सरकार है वो कर क्या रही है इसके हवाले से। ये फ़ंड के बहाने से, ये फ़ंड का इशू आने से पहले एक दूसरा मसला इन्होंने उठाया था, और इन्होंने कहा था कि जो 12 कॉलेज हैं उसमें उनकी गवर्निंग बॉडी नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हमें गवर्निंग बॉडी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय नहीं बनाने दे रहा है, ठीक है। तो उसके बहाने से इन्होंने पहले लगभग 1-1.5 साल से मसला चल रहा था, अब इन्होंने फ़ंड रोक करके परेशान करना शुरू किया। अब उन्होंने रिसेंटली ये डेवलपमेंट हुआ है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट को उन्होंने मर्ज कर दिया है अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ, और उनका टारगेट है कि अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ महीनों में ये इन बाकी के 12 कॉलेजेस को यहाँ से लेकर के जा रहे हैं, और ये किसी और यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें हो सकता है कि आईपी हो, अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो सकता है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसकी ये बात कर रहे हैं वो भी हो सकता है, या कोई और अदर यूनिवर्सिटी भी हो सकता है। तो ये उनका पूरा एजेंडा है। दिक्कत इसमें इतना ही नहीं है, इसमें एक और दिक्कत है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर के आई जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं। वो पॉलिसी कहती है कि मर्जर क्लोजर टू टेक ओवर, अगर सरकार चाहे तो किसी भी कॉलेज को दूसरे में वो मर्ज कर सकती है, उसको क्लोज भी कर सकती है, टेक ओवर भी कर सकती है। तो ये जो मामला है, अब सरकार इसमें एनईपी के हवाले से भी ये काम करने के लिए जो है तैयार बैठी है, और सरकार इसीलिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी उतनी रिस्पॉन्सिबल है जितनी कि स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी दिल्ली सरकार की उतनी एलजी साहब की भी है। एलजी साहब इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, लिहाजा ये मसला यहाँ तक पहुँचा। और आज जब हम लोग यहाँ पर पूरा डूटा का एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा है, और उस मीटिंग में अपनी जो स्ट्राइक है उसको कंटिन्यू करने का हमने फैसला किया है, जिसमें अभी आने वाले दिनों में आपको स्टूडेंट्स भी देखने को मिलेंगे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी कर्मचारीज़ का जो संगठन है वो भी आपको देखने को मिलेगा, टीचर्स यूनियंस भी आपको देखने को मिलेगी, और बाकी के तमाम जो लोग इसमें हिस्सेदार हैं वो सब लोग इसका पार्ट बनेंगे। और उन सब की एक ही डिमांड है कि पहली चीज़ कि ये तमाम जो प्रोसेस ये शुरू कर रही है दिल्ली सरकार वो रोकी जाए। दूसरी चीज़ कि इनको जल्द से जल्द दिल्ली विश्वविद्यालय इन तमाम 12 कॉलेजेस को टेक ओवर करे और इनमें अपना जो है काम करना शुरू करे। आपने सर बताया कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी इन सब में मर्ज हो सकता है, लेकिन अंबेडकर यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो वो जैसे पिछड़ा जो वर्ग है उसको काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, सारी फ़ीस वापस मिल जाती है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। दो चीज़ समझिए इसमें। एक, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पार्ट हैं, जैसे आप अंबेडकर या किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय का पार्ट बनेंगे जो कि दिल्ली सरकार से संचालित है, वो आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। पहली चीज़, यहाँ आप 65 ईयर्स में रिटायर होते हैं, वहाँ आप 60 साल में रिटायर होंगे, सर्विस कंडीशन सारी बदल जाएंगी। दूसरी बात, जिस आपकी क्या बात करें फ़ीस की, कि फ़ी माफ़ हो जाती है आप दिल्ली में ST/SC के हैं तो। दूसरी चीज़ समझिए कि दिल्ली सरकार की अपनी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो कहती है कि दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्वेशन होगा, बाहर वालों के लिए नहीं होगा। अगर ये 12 कॉलेजेस चले जाते हैं तो जो बाहर से जो नंबर्स यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहा है वो नहीं आ पाएगा। तीसरा पॉइंट, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले जो आपकी अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑप्ट कर चुकी है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट कहता है, वो जो बिल है वो कहता है
कि आप ऑटोनॉमस होंगे। ऑटोनॉमस का मतलब यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक फ्रीडम नहीं है, एकेडमिक ऑटोनॉमी नहीं है, यहाँ पर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है। जब आप फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी तो आपके टीचर्स का जो वेतन होगा वो आपको आपके स्टूडेंट से वसूलना पड़ेगा। तो फ़ी कम नहीं होगी, फ़ी बढ़ेगी। और अभी जितनी फ़ीस आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, आने वाले दिनों में जुलाई के बाद आप देखिएगा कम से कम 10 से 15 गुना ये फ़ीस बढ़ेगी। जिस तरीके की बढ़ोतरी हम लोगों ने IIT और मेडिकल कॉलेजेस में देखी थी, जहाँ लगभग 2400 गुना तक फ़ीसें बढ़ी हैं। 2400 गुना, इमेजिन कीजिए कितना बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। तो उसी तरीके की फ़ीस में बढ़ोतरी यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सरकार तमाम तरीके की स्कॉलरशिप्स बंद कर रही है क्योंकि बजट आपका घटाया गया है। और आपको सरकार तो कहती है सरकार ने शिक्षा बजट बढ़ा रही है। नहीं, आप दो तरीके से देखिए। सरकार की जब हम लोग बात करें, 1986 की जब एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तब कहा गया था कि शिक्षा पर 6% जो हिस्सा है बजट का वो खर्च किया जाएगा, जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा। इस बार भी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसमें भी टारगेट 6% ही है। अभी हम कितने पर हैं? लगभग 2% पर। ओके, नंबर्स वो जो कैलकुलेट करते हैं, वो जो नंबर्स दिखाते हैं, वो नंबर्स मत सोचिए, क्योंकि ओवरऑल आपका जीडीपी देखिए कितना आप बढ़ रहा है। आप क्या 6% तक पहुँचे? आपका पिछले 15-20 साल का देख लीजिए, इसी 2% के आसपास घूम रहा है, जबकि नंबर बढ़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जीडीपी ओवरऑल बढ़ रहा है, परसेंटेज नहीं बढ़ रहा है। आप अपने से देख लीजिए कि आज से लगभग 6 साल पहले जो स्टूडेंट्स को फेलोशिप्स मिल रही थी, क्या वो आज मिल रही है? नहीं मिल रही है। आप जिस ST/SC की बात करें, क्या ST/SC की जो राजीव गांधी जो फेलोशिप है वो मिल रही? नहीं मिल रही रिसर्च स्टूडेंट्स को। जो मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप जो तमाम बच्चों को मिलती थी ग्रेजुएशन लेवल, वो मिल रही है? आज की तारीख में नहीं मिल रहा है। आप GRF का देख लीजिए, आप तमाम बाकी फेलोशिप्स का देख लीजिए, नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सरकार का बजट घट रहा है। और यही सबसे बड़े नुकसान है कि आप सिर्फ टीचर्स की सैलरी ही नहीं उठाएंगे, आप लाइब्रेरी का खर्च भी उठाएंगे, आप जो है आप लेबोरेटरी का खर्च भी उठाएंगे, गार्डन का भी खर्च उठाएंगे, तो उसमें काम करने वाले सफाई कर्मचारी का भी खर्च आपको उठाना पड़ेगा। और ऐसे में आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कौन लोग इतना खर्च उठा पाएंगे। क्या ST/SC OBC अम्बेडकर यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाएगा? जिसकी कल्पना में अम्बेडकर था, जिस यूनिवर्सिटी की कल्पना में अम्बेडकर था, क्या वो कल्पना साकार हो पाएगी? मुझे नहीं लगता। अगर वहाँ मर्ज कर दिया जाता है तो उसमें होगा ये कि ST/SC OBC के बच्चे, महिलाएं, जो पिछड़ा तबका, वो बाहर हो। तो आपकी लड़ाई स्टूडेंट्स की लड़ाई है, और इस बारे में बताइए। देखिए, ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट की भी नहीं है, न पूरा मतलब ये किन मुद्दों के आसपास घूम रही है, ये शॉर्ट में बताइए सर। ये पूरा का पूरा जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है उसको बचाने की लड़ाई। बहुत सिंपल भाषा में समझिए कि जो सरकारी अनुदान से जो संस्थान चल रहे हैं, चाहे ये 12 कॉलेज हो या ये बाकी के कॉलेजेस हों, इन सबको बचाने की लड़ाई है। और ये मामला सिर्फ 12 तक नहीं टिकने वाला है। आप ये मत सोचिए कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से शुरू हुआ है तो ये 12 पे जाकर टिकेगा, नहीं रुकने वाला है। क्योंकि जुलाई से आप ही के विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर NEP आ रहा है। और NEP, वही फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मर्जर क्लोजर टेक ओवर। और उसमें क्या होगा? संस्थान घटेंगे। जब संस्थान, सरकारी संस्थान घटेंगे तो आपको फोर्स किया जाएगा कि आप प्राइवेट की तरफ मूव करें। और जब प्राइवेट की तरफ मूव करेंगे तो आपका अंतर देखने को मिलेगा कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट में जाएंगे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सरकारी में आएंगे। जैसा कि हमारे प्राइमरी के स्कूलों का हाल है। आज की तारीख में सरकारी स्कूल में हमारे बच्चों को हम लोग पढ़ने के लिए जनता नहीं भेज रही है, प्राइवेट में भेज रही है, जिसकी जैसी भी हैसियत है। क्यों? क्योंकि वो तबाह कर दिए गए। और इसीलिए यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही है। इसलिए इन तमाम संस्थानों को बचाने की पूरी लड़ाई है। मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है कि क्या पहली सरकारों ने भी इस तरह की कोई कोशिशें की, और वेतन की जो समस्या अब आ रही हो, पहले कभी आई है? वेतन की समस्या नहीं आई थी इस तरीके, कम से कम विश्वविद्यालय के लेवल पर नहीं आ रही, दिल्ली विश्वविद्यालय की बात। हालांकि स्टेट में ये समस्याएं बदस्तूर जा रही हैं, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, वो सब जगह जा रही है। आपका राजस्थान में चले जाइए, वो देखने को मिलेगा। MP चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, मणिपुर तक चले जाइए। मणिपुर का हाल मैं बता देता हूँ। हमारी एक दोस्त जिसने अभी जाकर ज्वाइन किया, वो बता रही है कि नॉन टीचिंग के कर्मचारियों को पिछले 1.5 साल से वेतन नहीं मिला है। तो ये हालत वहाँ का, तो सब जगह ये समस्या है।
ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें या बाकी पार्टियों की सरकारें नहीं करें, ये तमाम लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर मार्केट फोर्सेस का दबाव है कि वो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोलना चाह रहे हैं उनकी यूनिवर्सिटी कैसे बढ़े। जब तक ये गिरेंगे नहीं, ये ख़त्म नहीं होंगी, तब तक वो पनपेंगे नहीं। आप इसी लाइन में चले जाइए, इसी विजयनगर की इस लाइन में चले जाएंगे, आपको 4-5 यूनिवर्सिटियों के बोर्ड मिल जाएंगे जो एक कमरे में चल रही है। जब तक ये यूनिवर्सिटी तबाह नहीं होगी तब तक वो नहीं जिंदा हो पाएंगी। तो उनके ज़िंदा होने के लिए इनका तबाह होना ज़रूरी है और उनका प्रेशर सरकार के ऊपर, और सरकार इसीलिए आपकी यूनिवर्सिटी को तबाह कर रही है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत थैंक यू।